दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। आज की कहानी है हमसफ़र। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर घर के लैंडलाइन का नंबर देखते ही अवधि ने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो कहते ही उधर से मेड की आवाज़ सुनाई दी। दीदी, बाबूजी का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने खाना खिलाकर दवा दे दी थी, पर बुखार अब तक नहीं उतरा। वह हड़बड़ा उठी। फ़ोन सुनने के बाद वह बुरी तरह से घबरा गई। फिर जल्दी जल्दी उसने अजीत को फ़ोन किया। अजीत, बाबूजी का बुखार कम नहीं हो रहा है। प्लीज़ आज तुम घर चले जाओ ना। आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वह अटेंड करना। मैं उसके बाद घर चली जाऊंगी। वैसे भी कई दिनों से जल्दी घर चली जा रही हूँ। वर्क प्लेस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सर को क्या जवाब दूंगी मैं? वे भी मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। ओहो अवधि, झल्ला उठा था अजीत। तुम्हें मालूम है ना, मैं एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस में ज़्यादा समय देना है, तुमसे ज़्यादा। और तुम हो कि मुझे घर जल्दी जाने को बोल रही हो। पूरी टीम को मैंने काम करने के लिए यहाँ पर रोक रखा है, एक्स्ट्रा टाइम के लिए। तो मैं घर कैसे जा सकता हूँ? मैं कैसे चला जाऊँ? तुम्हें जैसे मैनेज करना है करो, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अवनी का गुस्सा बुरी तरह से फूट पड़ा। सारा गुस्सा बड़बड़ाते हुए निकाल रही थी। तुम्हारा काम काम है और मेरा काम कुछ नहीं। हम औरतों का करियर मायने ही नहीं रखता। घर दफ्तर दोनों जगह हम ही सामंजस्य बिठाते हैं, तो मर्दों की तो कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है। वह सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर में खुद को शांत करके अपने बॉस के केबिन में गई। उसे देखते ही सक्सेना साहब बोल उठे। आओ आओ अवधि, मैं तुम्हें ही बुलाने जा रहा था। आज की तुम्हारी प्रेजेंटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए काफ़ी मायने रखेगी। नया क्लाइंट है, उसे इम्प्रेस करना होगा, बिल्कुल परफेक्शन के साथ। समझी तुम? सॉरी सर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन माया को दे रही हूँ, वह हैंडल कर लेगी। मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर से? सक्सेना साहब के तेवर कड़े हो गए। सर प्लीज़, मेरी मजबूरी है, रुआंसी हो गई थी अवधि। देखो अवधि, तुम्हारी काबिलियत देखते हुए मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता। मैं एक काबिल एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता, लेकिन लगातार कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा, ज़रा समझो तुम। सर प्लीज़, मैं जल्दी ही कुछ सोचती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, पर क्लाइंट नया है तो माया को सारी डिटेल अच्छे से समझा कर जा सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, कहते हुए अवधि केबिन से बाहर आई। माया को सारी डिटेल समझाकर निकल ही रही थी कि कुछ पुरुष कलीग की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। यार, इन शादीशुदा औरतों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होती है कि दफ्तर के कामों पर ध्यान ही नहीं देती। हाँ यार, पर पुरुषों से मुकाबला करने के चक्करों में ये घर भी बैठती भी तो नहीं है। तिलमिला उठी थी अवधि उनकी सारी बातें सुनकर। मन तो चाहा मुंह तोड़ जवाब दे, पर वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह लगातार बाबूजी के बारे में सोचने लगी। पता नहीं बाबूजी को क्या हो गया है, बुखार उतर ही नहीं रहा। लगता है किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। इस बार सारे ही टेस्ट करवा दूंगी, जिससे मैं भी पूरी तरह से निश्चिंत हो पाऊँ। जब मांझी थी तो बाबूजी कितने स्वस्थ रहते थे। हमेशा चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। हमेशा खुश रहने वाले बाबूजी कभी भी बीमार नहीं पड़ते थे। पर मांझी के जाने के बाद हमेशा चुप और बीमार से रहने लगे हैं। कहने को बाबूजी अजीत के पिता थे, पर मुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना है। मांझी से हमेशा कहते, बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं होता। बेटी पहले आती है और फिर जल्दी ही विदा हो जाती है, जबकि बहू देर से आती है, फिर सारी उम्र हमारे साथ रहती है। मांझी उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती। मांझी भी अवधि को बेटी ही मानती थी। अजीत इकलौते थे तो बेटी और बहू दोनों का प्यार अवधि को ही मिला था। अवधि को अपनी सास की याद आने लगी। मांझी थी तो उसे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखती थी, हमेशा प्रोत्साहित करती रहती थी। कहती,
मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, इसलिए मन लगाकर दफ्तर में काम किया करो। घर संभालने के लिए मैं हूँ ना। वैसे भी तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, उसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम अपने कार्यस्थल पर औरों से पीछे रहो क्योंकि तुम एक औरत हो, यह मैं सहन नहीं कर सकती। अगर तुम में काबिलियत है तो आगे बढ़ो। जब माँ बाप बेटे बेटियों को एक समान पढ़ाते लिखाते हैं तो फिर औरत समाज में पीछे क्यों रहे। तुम्हारे माँ बाप कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हें पढ़ाया होगा, इसीलिए उनकी उम्मीदों को पूरा करो। माँ जी के इन शब्दों ने उसे काफ़ी हौसला दिया था और वह आगे बढ़ती चली गई थी। दोनों बच्चों के होने पर भी उसने सिर्फ मैटरनिटी लीव ही लिया था। सब कुछ माँ जी ही संभाल लेती। घर और जिंदगी दोनों ही व्यवस्थित चल रही थी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था, पर अचानक माँ जी के जाने से सब कुछ बिखरने लगा। सब कुछ पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गया था। घर ऑफिस दोनों संभालने में अवधि परेशान हो रही थी, पर जब घर पहुंची तो देखा बाबूजी कंबल ओढ़कर लेटे थे। बच्चे पास ही बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे और मेड खाना बना रही थी। उसे देखते ही बाबूजी बोल पड़े, अरे बेटा, आज तू फिर जल्दी घर आ गई। तो क्या करती बाबूजी, आपकी तबीयत सुधर ही नहीं रही। चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए, जल्दी से आपको डॉक्टर को दिखा दूँ। अरे बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मामूली सा तो बुखार ही है। नहीं, चलिए जल्दी से, बुखार हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं कोई लापरवाही नहीं रखना चाहती। अवधि बाबूजी को दिखाकर घर ले आई। ज़्यादा कुछ तो नहीं डॉक्टर ने बताया, बस कुछ दवा बदल दी और कुछ टेस्ट लिख दिया। एक इंजेक्शन तुरंत लगा दिया, जिससे बाबूजी का थोड़ा जल्दी आराम आ गया। सारा काम निपटा कर वह बेड पर लेट गई। थकान के कारण उसकी आँख लग गई। फ़ोन की आवाज़ से उसकी अचानक से आँख खुली। मम्मी का फ़ोन था। औपचारिक बातचीत के बाद मम्मी ने उसे कहा, बेटा अवधि, एक बात कहने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हारी शीला मौसी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। डॉक्टर ने उसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा है। मैं तो वहाँ हूँ नहीं, इतनी दूर आ गई हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वैसे हमारे अलावा उसका और कोई है भी तो नहीं, तो मैं क्या करूं? चीख पड़ी थी अवधि। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बात कर रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? तू तो उसकी बड़ी लाडली रही है, उसने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। तुझे गोद में लेकर वह अपने गोद का सूनापन भूल गई थी, तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती रही, और तू इस तरह से बोल रही है। हाँ माँ, पर मैं किस किस को संभालूं, किस किस का ध्यान करूं? घर, दफ्तर, बाबूजी कम थे जो अब ये शीला मौसी। अवधि, पहले मन को शांत करो बेटा, समस्या इतनी भी नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। जब मन विचलित हो तो सारी समस्याएं पहाड़ जैसी लगती हैं। जब शांत मन से उसका निवारण करो तो एक एक करके सब हल हो जाती हैं। काश मैं इस समय तुम्हारे पास आ सकती, पर क्या करूं, घुटनों के दर्द ने ज़्यादा चलना फिरना मुश्किल कर रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तुम पहले अपना मन शांत रखो, फिर सोचना कि कैसे क्या करना है। अवधि को लगा माँ सही कह रही हैं। फ़ोन रखकर अपनी आंखें बंद कर लेट गई। अमित भी ऑफिस से आ गए, पर अवधि का नाराज़ चेहरा देखकर कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। रात में बिस्तर पर अमित ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अवधि, बहुत परेशान हो? क्या करूं, चारों ओर से परेशानियां ही परेशानियां दिख रही हैं, कोई हल दिख ही नहीं रहा। अगले महीने से बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे समय में बाबूजी, शीला मौसी, बच्चे, दफ्तर, क्या क्या संभालूं मैं? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, फिक्र मत करो, अजीत ने बड़े ही प्यार से कहा। फिलहाल तुम ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले लो, वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां अभी तक बची हुई हैं। एक बार सब मैनेज हो जाए फिर रेगुलर हो जाना बस। बात छुट्टियों की नहीं है अजीत, बात जिम्मेदारी की है। ऑफिस की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। ठीक है, पर हालात को देखते हुए 2-3 दिन ही ले लो छुट्टियां। मैं ले सकता तो मैं ही ले लेता, पर तुम तो जानती हो ना, मेरा नया प्रोजेक्ट है, मेरे लिए अभी यह छुट्टियां संभव नहीं है। बच्चों के एग्ज़ाम के समय मैं ले लूँगा, अजीत ने उसे समझाते हुए कहा। सुबह उठते ही अवधि ने पहले 2 दिन की छुट्टी ले ली।
अमित ने गाड़ी भेजकर मौसी को गांव से बुला लिया। गेस्ट रूम में मौसी के रहने की तैयारियां कर ही रही थी कि तभी मौसी ने घर में प्रवेश किया। मौसी के गले लगते ही एक सुखद अनुभव हुआ। ध्यान से देखा अवधि ने मौसी को। काफ़ी कमज़ोर हो गई थी मौसी। बाबूजी और मौसी दोनों को एक ही अस्पताल में दिखाया गया। सारे टेस्ट करवाए गए पर दोनों ही की रिपोर्ट नॉर्मल आई। कुछ विटामिन की दवा और वायरल की दवाइयाँ बाबूजी को दी गई जिससे वे ठीक होने लगे। शीला मौसी को भी कुछ दर्द निवारक और ताकत की दवाइयाँ दी गई और वे भी अब बेहतर होने लगी। अवधि ने अब राहत की सांस ली। छुट्टी 2 दिनों की और बढ़ा ली थी उसने। 5 दिनों में जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आने लगी। अगले दिन अवधि काम वाली को सारे काम समझाकर तथा मौसी को भी सारी चीज़ें समझाकर ऑफिस चली गई। सारा दिन निकल गया। लगता है घर पर सब कुछ ठीक ठाक है, सोचती हुई अवधि ने एक ठंडी सांस ली। घर पहुंची तो देखा बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। बाबूजी के कमरे में टीवी चल रहा था। मौसी मेड के साथ खाने की तैयारियां कर रही थी। अवधि के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। एक हफ्ते में ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। सकारात्मक बदलाव। बच्चे कभी मौसी से कहानी सुनते तो कभी बाबूजी के साथ खेलते। बाबूजी का स्वास्थ्य भी अब काफ़ी सुधर गया था। कभी कभी शीला मौसी से बातें करते और मुस्कुराते दिखते। रविवार के दिन अवधि थोड़ा देर तक सोई। जब जगी तब देखा बाबूजी और मौसी जी बालकनी में एक साथ चाय पी रहे थे और धीरे धीरे कुछ बातें भी कर रहे थे। माँ जी के जाने के बाद तो बाबूजी जैसे चुप हो गए थे। वे अब बातें करते और मुस्कुराने लगे थे। कभी बच्चों के साथ खेलते तो कभी अजीत के साथ राजनीति पर चर्चा करते। बाबूजी में इतना परिवर्तन अवधि को कुछ अजीब सा लगा। उधर शीला मौसी ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा रखी थी। अरे मौसी, आप रहने दो ना, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी आज छुट्टी है। मुस्कुराते हुए अवधि ने कहा। रहने दे बेटा, हफ्ते भर तो तू पूरा काम करती रहती है, एक ही दिन तो मिलता है तुझे, थोड़ा सा आराम कर ले, ठीक है? मैं काम देख लूँगी। मौसी की आंखों में वात्सल्य झलक आया। वैसे भी मुझे बैठने की कहाँ आदत है। गांव में तो कितने काम होते हैं पर यहाँ तो कुछ भी काम नहीं है। वैसे भी अब तेरे सिवा मेरा है ही कौन। शुरू से तुम्हें ही अपनी बेटी मानती रही। हमेशा तुम्हें देखकर अपने बे औलाद होने का दुख भूल जाती हूँ। तेरे मौसा थे तो मैं तेरे पास आ नहीं पाती थी। अब तेरे साथ जीने का मौका मिला है तो मैं अपनी हर इच्छा पूरी कर लेना चाहती हूँ। आज मैंने तेरी पसंद के खाने की तैयारी की है, तू आराम कर, खाना मैं बना लेती हूँ। अवधि मौसी के गले लग गई बड़े ही प्यार से। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह छोटी बच्ची हो और माँ की ममता से निहाल हो। काफ़ी दिनों बाद वह आज बेहद खुश थी। शाम को जब बाबूजी टहलने जाने लगे तो मौसी जी भी तैयार होकर साथ निकल पड़ी। अरे मौसी, आप कहाँ जा रही हैं? अवधि ने उनसे पूछा। कहीं नहीं बेटा, मैं भी थोड़ी देर पार्क में टहल लेती हूँ तो मन बहल जाता है, इसीलिए तेरे बाबूजी के साथ चली जाती हूँ। अच्छा। अवधि अजीब नज़रों से उन दोनों को जाते हुए लगातार देख रही थी। न जाने क्यों उसकी खुशी उड़न छू हो गई। अवधि ने महसूस किया कि मौसी और बाबूजी का ज़्यादा समय साथ साथ बीतने लगा है। दोनों सुबह शाम की चाय साथ ही पीते हैं, सैर करने भी साथ ही जाते हैं, कभी पुरानी फिल्मों पर भी तो कभी किसी उपन्यास पर, साहित्य पर बहस करते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी चुप्पियाँ टूटने लगी और वे मुखर होने लगे। बाबूजी की हंसी फिर से सुनाई पड़ने लगी। उन दोनों में आए इस परिवर्तन को अवधि और अजीत दोनों ने ही महसूस किया। धीरे धीरे मौसी बाबूजी की पसंद नापसंद सब जान गई और मौसी किस बात पर खुश होती हैं यह बाबूजी को भी पता था। संदेह के बीज बहुत जल्दी ही अंकुरित होते हैं। अवधि के मन को भी तरह तरह की शंकाओं ने एक साथ घेर लिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कि दोनों इस उम्र में प्यार? नहीं नहीं, यह प्यार की उम्र थोड़ी ही है। अपने विचारों को अवधि ने गुस्से से झटक दिया। फिर दोनों को साथ देखकर तरह तरह के ख्याल उसके मन में आने लगे। अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो समाज में क्या मुंह दिखाएगी वह? नहीं नहीं,
मैं मौसी को वापस गांव भेज देती हूँ, यही ठीक रहेगा। आज ही अजीत से बात करती हूँ। रात में अवधि ने अमित से कहा, मैं सोच रही हूँ कि मौसी को वापस गांव भेज दूँ। क्यों? अजीत ने आश्चर्य से उससे पूछा। अब मौसी जी ठीक हो गई हैं ना, तो कब तक भला हमारे यहाँ रहेंगी? कैसी बात कर रही हो अवधि? तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन? मौसा जी अब हैं नहीं, और अपने बच्चों की जगह वे तुम्हें ही देखती आई हैं। तुम्हें उन्होंने ही पाला है ना। शादी के वक्त तुम अपनी माँ से ज़्यादा मौसी से ही लिपट कर रो रही थी ना, तो अब क्या हुआ? आज जब वे अकेली हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना। वैसे भी इस घर में रहकर उन्होंने तुम्हें घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आज़ाद रखा है। कितने अच्छे से घर और बच्चों को संभालती हैं। तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जा रही हो, वे घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं। मैं तो चाहूँगा मौसी हमेशा यही रहें हमारे साथ। अरे, तुमने देखा नहीं वो किस तरह बाबूजी के साथ घुलती मिलती रहती हैं? तो अजीत ने घूर कर अवधि को देखा। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अवधि ने दबी जबान से कहा। अवधि, चीख पड़ा था अजीत। कैसी घटिया और कम पढ़ी लिखी औरतों की तरह बातें कर रही हो तुम। तुमसे यह उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। जो तुम देख रही हो वह मैं भी देख रहा हूँ, पर हम दोनों के देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। जो मैं देख पा रहा हूँ वह तुम क्यों नहीं देख पा रही हो? पापा और मौसी को एक दूसरे का साथ मिला है, जिससे वे खुश हैं और संतुष्ट हैं। मतलब इनकी बीमारी शारीरिक ना होकर मानसिक थी। अपने जीवन साथी को खोने के बाद ये अपने अकेलेपन से जूझ रहे थे। इन्हें एक साथी की ज़रूरत थी जिससे ये अपने मन की सारी बातें कर सके। हम अपने अपने कामों में पूरी तरह से व्यस्त रहने के बाद भी इनके शरीर का ख्याल तो रख रहे थे, पर मन का क्या? मन अकेला होते ही बीमार हो जाता है। उसकी भी अपनी खुराक होती है जो हमसे पूरी नहीं हो पा रही थी। जीवन पर्यंत इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है, फिर वह पत्नी हो या फिर दोस्त। हम उम्र के साथ जीने की बात ही अलग होती है, यह तो तुम समझती हो ना। इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। उन दोनों ने कितने अच्छे से घर और बच्चों को एक साथ संभाला है, ताकि हम और तुम पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपना काम कर सकें। कितना ख्याल रखती है मौसी तुम्हारा, इतना तो सगी माँ भी नहीं रखती। और उन्हें क्यों भेजना चाहती हो तुम वापस? क्या कसूर है उनका? यही कि वे यहाँ आकर खुश हैं। उनकी खुशी की वजह तुम भी तो हो सकती हो ना। वर्षों वे बे औलाद होने का दर्द सहती रही हैं। अब तुम्हारे पास आकर उन्हें खुशी मिली हो तो? बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हो तो? तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें मौसी की कितनी ज़रूरत है। अब ये सारी फालतू बातें अपने दिमाग से निकालो और सो जाओ। अवधि के मन में लगातार उथल पुथल मची थी। कभी अपनी देखी हुई बातें तो कभी अमित की कही हुई बातें असर कर रही थी। वह जल्दी उठ गई। उसकी निगाह माँ जी की तस्वीर पर पड़ी जो लगातार मुस्कुरा रही थी। उसके अंदर से आवाज़ आई, जैसे कह रही हूँ, बेटा, हम सभी अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि यह ज़रूरत ऊपर की हो, आंतरिक भी हो सकती है। इसीलिए उठो और नई सुबह का स्वागत करो। जीवन सफ़र में आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमानी है। कभी तुम किसी को तो कभी कोई तुम्हारी ज़रूरत बन जाता है। तभी मौसी हाथ में 2 कप चाय लेकर आई और बड़े ही प्यार से उससे बात करने लगी। आज हमारी बेटी सुबह जल्दी उठ गई। आज हम एक साथ चाय पियेंगे, आ जाओ बच्चा। मौसी का वात्सल्य प्रेम देखकर द्रवित हो उठी थी अवधि। बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना मौसी जी। मौसी की गोद में सिर रख कर लेट गई अवधि। मन बिल्कुल शांत था। बेटा, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। पर क्यों? चौंक उठी थी अवधि। अरे, कितने देर तेरे घर रहूँगी? अब मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी गांव में तेरे मौसा जी की यादें हैं, मेरी गृहस्थी है, बाकी का जीवन भी मैं वहीं काट लूँगी। पर मौसी, मुझे आपकी ज़रूरत है। बच्चों के एग्ज़ाम है, मैं यह सब एक साथ कैसे संभालूँगी? तू सब कर लेगी, जैसे आज तक करती आई है। मेरी बेटी
एकदम परफेक्ट है। नहीं नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। कितने वक्त के बाद तो हम माँ बेटी को साथ रहने का एकमात्र मौका मिला है, और आप हैं कि वापस जाने को कह रही हैं। आप क्यों अपनी बेटी को छोड़कर जाना चाहती हैं, और अपने दोस्त को? अचानक बाबूजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाबूजी मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। हाँ भाई, क्यों जाना चाहती हैं? हम सबका साथ अच्छा नहीं लगा क्या आपको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। यहाँ आकर मैं खुद को ही भूल गई। आप सबका साथ मेरी भी जीने की उम्मीदें हैं। मौसी जी की आंखें नम हो गई। फिर हम साथ साथ हैं? तभी अजीत की आवाज़ सुनाई दी। हम सब साथ रहेंगे। बच्चे भी चिल्लाए। सबकी हंसी ठहाकों में बदल गई। आज की सुबह बहुत निश्चिंतता वाली थी अवधि के लिए। मुस्कुराती हुई अब वह ऑफिस के लिए निकल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में हमें अपनी राय बताकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या अच्छा लगा और आप कौन सी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। तब फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।